नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप नोट्स बना सकें, इसके लिए आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको डिकोड एग्जाम से संबंधित जो चैनल है उससे संबंधित सारी चीजों का नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी आपको सब्जेक्ट क्वेश्चन जो कराए जाते हैं उनकी पीडीएफ भी मिलेगी। और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए, भारत में जो है ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार अगर आप ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन को देखें तो वो लगातार क्या हो रही है, बहुत ही अच्छी होती जा रही है। इवन अगर आप अभी हाल ही में चीन के हांगजो में एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया है, एशियाई खेल 2022 जिसमें भारत ने पहली बार 107 मेडल लेकर के आया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एक तरीके से हमारे लिए सम्मान की बात है। देखा जाए लगातार अगर हम स्पोर्ट्स के लेवल पे देखें तो लगातार भारत अपना प्रदर्शन अच्छा करता जा रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो समझौता किया है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा, वो रिलायंस फाउंडेशन के साथ किया है। करेक्ट आंसर इज ए है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और साथ ही साथ रिलायंस फाउंडेशन ने देखा जाए दोस्तों तो भारत के महाराष्ट्र में, देखिए किस क्षेत्र में, तो महाराष्ट्र में जो बच्चे हैं उनके बीच में खेल के माध्यम से ओलंपिक वैल्यूज ओलंपिक मूल्य हैं उनको स्थापित करने के लिए क्या किया, एक समझौता ज्ञापन किया। तो खेलों के माध्यम से महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनके बीच में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता ज्ञापन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। इस साझेदारी में देखिए जो नामित स्कूल होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा उसमें ग्रेड विशिष्ट गतिविधियां होंगी, एथलीटों और छात्रों के बीच बातचीत तथा ओलंपिक वैल्यू है, मूल्य है, उनके बारे में जागरूकता बढ़ावा देने की पहल शामिल है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो एक प्रोग्राम है दोस्तों जो कि ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा रन किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों ओलंपिक वैल्यू फाउंडेशन एजुकेशन प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम को उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया था। और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद देखा जाए जो उड़ीसा राज्य है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में खेलों में उपस्थिति और भागीदारी में वृद्धि देखने को मिला है। काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है उड़ीसा में बच्चों में खेलों में। किसके कौन से प्रोग्राम के तहत दोस्तों, तो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोग्राम की बात करें दोस्तों तो ये प्रोग्राम चलाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। और भारत का जो पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, जिसे हम ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ये प्रोग्राम जो अभिनव है ये बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से उड़ीसा में नवीन पटनायक जो वहां के मुख्यमंत्री उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और लॉन्च करने के बाद देखा जाए वहां पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। वहां के बच्चों के बीच में एक तरीके से ओलंपिक के प्रति जो ओलंपिक खेल उसके प्रति उनको जागरूकता बढ़ रही है, काफी ज्यादा उपस्थिति भागीदारी भी बढ़ रही है। तो एक सकारात्मक परिणाम मिला है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे महाराष्ट्र में भी इस एजुकेशन प्रोग्राम को चलाया जाएगा। जिसको कौन चलाएगा दोस्तों, ये रिलायंस फाउंडेशन, किसके सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सहयोग से। चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करें दोस्तों, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो गठन किया गया था वो 23 जून को किया गया था, 1894 को किया गया था। और ये ओलंपिक आंदोलन की सर्वोच्च अधिकार है, यानी कि एक तरीके से जो ओलंपिक खेल होता है विश्व स्तर पे उसका ये पूरा नियोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो स्विट्जरलैंड में भी कहा है दोस्तों, तो लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। चूंकि हम ओलंपिक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए हर 4 साल के अंतराल पे ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। एक ओलंपिक खेल देखिए ग्रीष्मकालीन होता है, एक शीतकालीन होता है। तो देखिए 2020 की बात करें दोस्तों, जो 2020 में ओलंपिक खेल होना था दोस्तों वो टोक्यो में होना था, लेकिन कोविड के कारण कोविड-19 महामारी के कारण ये
ये खेल जो है 2021 में हुआ था। तो इस तरीके से चूंकि 4 साल के अंतराल पे होना है, तो यानी कि अगला गेम जो होना है वो 2024 में होना है। तो कहाँ होना है दोस्तों? ये होना है, देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। फिर उसके 4 साल के अंतराल के बाद दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ दोस्तों होगा? ये होगा लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है, 2028 में ग्रीष्मकालीन। अगर हम शीतकालीन ओलंपिक की बात करें दोस्तों तो 2022 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? बीजिंग चाइना में किया गया था। और अगला जो है वो भी 4 साल के बाद होगा। कहाँ होगा? इटली में होगा। इटली में जो है शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। इटली में कहाँ पे? मिलानो कार्टिनो, ठीक है, कार्टिना में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिएगा। ये और ये इसके एक शॉर्ट नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए, रिवीजन करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू, ध्यान रखिएगा ये पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो यूनिट जो सरकार के द्वारा रेगुलेट की जाती है उसको हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं। और ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में जो है फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की सूची, जिसमें भारत की सिर्फ एकमात्र पीएसयू शामिल हुई है। वो कौन सी है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है एनटीपीसी यानी कि नेशनल, ठीक है, थर्मल, ध्यान रखिएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है इसको शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो एनटीपीसी को देखा जाए दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जो जारी किया गया है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की सूची 2023 में, और इस सूची में शामिल होने वाला ये ध्यान रखिएगा एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी, इसलिए इसको स्टार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। देखा जाए टोटल जो है इसमें जो है इस विश्व रैंकिंग में कितनी कंपनियों को शामिल किया गया था? 700 कंपनियों को शामिल किया गया था पूरे विश्व में, जिसमें अगर हम एनटीपीसी की रैंकिंग देखें तो 261वें स्थान पे था एनटीपीसी। फोर्ब्स जो है हर साल जो है सिर्फ जो है 700 कंपनियों की पहचान करने के लिए यह सूची जारी करता है, और इन्हीं के आधार पे ये जो है रैंकिंग जारी की गई है। अगर हम एनटीपीसी के बारे में बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बारे में बात कर लें तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी 1975 में किया गया था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस पंचवर्षीय योजना में, यानी कि किस 5 ईयर प्लान में जो है इसका स्थापना किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल चुका है। अब आप सोचेंगे कि एक लाइनर जो है, जैसे कि आपको जो भी कुछ है एक वन लाइनर पढ़ लीजिए और चल दीजिए उसके आगे, तो या फिर पुरानी चीजों को रिवीजन कर लीजिए, तो नहीं। ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चंस के पैटर्न नो डाउट पिछले की तरफ पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे नए आ रहे हैं ना दोस्तों, जिसमें जो यही नए क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को रिवीजन भी करिएगा तो स्मार्टली करिएगा। वन लाइनर पढ़ के या जो उसमें डिस्क्रिप्शन दे दिया उसको पढ़ करके आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी उसको फॉलो, क्योंकि उसको सब पढ़ रहा है और इसीलिए कट ऑफ आई जा रही है। तो अब आपको देखना है कि आपको क्वालिफाई किस तरीके से करना है। आपको थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करना होगा। एनालाइज करिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर को और देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहा है, ठीक है। तो नो डाउट अभी देखिए लगातार यूपी ट्रिपल एससी ने लगातार अपने पेपर में क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है, नए नए क्वेश्चन शामिल किया, हालत खराब हुई है बच्चों की। तो नो, इसमें भी कोई शक नहीं होगा कि आयोग के भी द्वारा जो है नए क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा। और यूपी स्पेशल दोस्तों अच्छे से पढ़िए, इतिहास भूगोल देख लीजिए यूपी स्पेशल का, जो कि आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये जो है स्थापना की गई थी कब, 1975 में। आप मुझे बताइए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो यह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष और प्रबंधन की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में गुरदीप सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। और यह विद्युत जो है मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ध्यान रखिएगा उपक्रम है, किसके तहत आता है तो विद्युत मंत्रालय के तहत आता है। और ये ध्यान रखिएगा ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। मैंने बच्चों से आपसे पूछा भी था कि वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है, कुछ बच्चों ने आंसर किया था। चलिए पुनः मुझे बताइए कि वर्तमान में जो है कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। और हाल फिलहाल में अगर किसी कंपनी को नई कौन सी वो जो है कंपनी जिसको हाल फिलहाल में नवरत्न का दर्जा दिया गया था। एनटीपीसी की बात करें तो इसे 2010 में जो है महारत्न का दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी कहना चाहूंगी दोस्तों जो अभी जो है जितना भी प्रश्न, भले ही मैं बहुत से लोगों को आप जो है बहुत से लोग जिसमें से यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसीज आती हैं उनके क्वेश्चंस को नहीं देखते होंगे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश क्या करिए फ्री टाइम में जो इधर आयोग के द्वारा जो एग्जाम लिए जा रहे हैं उनके पेपर को भी देख लिया करिए और उसमें से स्पेशली उन क्वेश्चंस को निकाल लिया करिए जो यूपी स्पेशल से संबंधित रहे हो या फिर जो जीएस में कुछ ऐसे, क्योंकि अब तो स्पेसिफिक सिलेबस उनका डिफाइन कर दिया गया है।
तो बहुत आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा। तो उसमें जो है यूपी स्पेशल के कैसे प्रश्न पूछेंगे उनको अलग कर लीजिए, जरूर देख लिया करिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने आने वाले एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? पद्मा, ठीक है, पद्मा देखिए किसे कहते हैं, ठीक है, जब गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है दोस्तों? जमुना के साथ मिलके पद्मा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किस देश की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन, अगर जिसे ये पता होगा कि प्रधानमंत्री जो है किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, तो ये दोस्तों बांग्लादेश की, और बांग्लादेश में देखा जाए तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक है। और पद्मा देखिए नदी है, ठीक है, जो कि अगर जो बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो पद्मा नाम से कहलाती है, ठीक है। और फिर इधर से देखिए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एक नदी आती है जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, असम मेघालय होते हुए जब ये ब्रह्मपुत्र जो है जब आती है दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जमुना नाम से जानी जाती है और ये पद्मा नाम से जानी जाती है, ठीक है, पद्मा के नाम से। और ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो क्या कहलाती है? मेघना नाम से। और यही मेघना शाखा कहाँ गिर जाती है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे भी ज्योग्राफी को देखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए बच्चा आगे चलते हैं और यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है दोस्तों शेख हसीना, ठीक है, इन्होंने देखा जाए अभी हाल ही में एक पद्मा ब्रिज रेल लिंक का क्या किया है? उद्घाटन किया है, ठीक है। ये रेल लिंक परियोजना है जो कि 82 किलोमीटर लंबी है। और ये ध्यान रखिएगा ये जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों, उसी के तहत इसको निर्मित किया गया है, यानी कि ठीक है चीन के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है। और ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने देखा जाए तो मुंशीगंज में मावा रेल स्टेशन से पद्मा ब्रिज के माध्यम से ढाका और जशोर के बीच रेल मार्ग से ढाका भांगा खंड का अनावरण किया है। ये भी ध्यान रखिएगा पद्मा ब्रिज रेल लिंक बांग्लादेश। इसी के साथ साथ कुछ और भी बात कर लेते हैं बांग्लादेश से संबंधित। दोस्तों बांग्लादेश में जो बीमारियां हैं, ठीक है, उन बीमारियों के टीके के निवारण के लिए जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एशियाई विकास बैंक है, उसने बांग्लादेश को, ठीक है, कुछ अनुदान प्रदान किए हैं। $338 मिलियन का जो है एक तरीके से प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। कौन दोस्तों? एडीबी, ठीक है। किसके लिए दोस्तों? तो ये बीमारियों के खिलाफ जो टीके हैं उनका निर्माण करने के लिए। इस पहल से देखा जाए वैक्सीन आयात पर, जो देखिए यहाँ पे जो है दवाओं के लिए जो है बांग्लादेश अन्य देशों पर निर्भर रहता है, चूंकि अब वो स्वयं उत्पादन कर सकेगा इसलिए उसकी जो है निर्भरता कम होगी और साथ ही साथ देश में जो है अधिक वैक्सीन का उत्पादन हो सकेगा और आयात कम करके वो निर्यात को भी बढ़ावा दे करके अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं? सुचारू कर सकते हैं। एडीबी ने देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष में बांग्लादेश को $3.5 अरब का वित्त पोषण देने का वादा किया है, जिसमें से देखा जाए $2 अरब जो रियायती होंगे, जबकि शेष जो है वो $1.5 अरब जो है वो नियमित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एडीबी के द्वारा जो है बांग्लादेश को राशि प्रदान की गई है वित्त पोषण, किस लिए? तो बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अगला है दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व मानक दिवस जो है वो मनाया गया है। दोस्तों विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, 14 अक्टूबर, यानी कि 14 अक्टूबर को दोस्तों विश्व मानक दिवस मनाया जाता है हर साल जो है। और अगर हम इस दिवस के बारे में बात करें तो यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है विश्व भर में उन हजारों विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जो शैक्षिक रूप से तकनीकी सहमतियां विकसित करते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होती हैं, ठीक है। विश्व मानक दिवस की थीम क्या है दोस्तों इस वर्ष की? तो बेहतर भविष्य के लिए यानी बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सतत विकास लक्ष्य को शामिल करना, ठीक है, ये इस वर्ष की थीम है। अगर हम बात करें दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, मैंने आपसे कई बार बात की है, मैंने आपसे कई बार कहा है कि बच्चा ये अपने घर में ये 17 गोल है जिसमें 169 जो लक्ष्य रखे गए, टारगेट यहाँ पे 17 है। तो ये जो गोल है दोस्तों 17 है और टारगेट कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे 169 है। तो ये 17 गोल आपको पता होने चाहिए। और जो देखिए पहला गोल है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे गरीबी उन्मूलन है, फिर भुखमरी को खत्म करना है, ठीक है। फिर तीसरा देखिए स्वास्थ्य से संबंधित है और स्वास्थ्य की बात करें दोस्तों तो स्वास्थ्य से संबंधित तीसरा गोल है। और ये अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित क्या है दोस्तों? ये जो दिवस है इससे यहाँ पे जो इसकी थीम रखी गई है उससे संबंधित है। यहाँ पे जो है यह दिवस देखा जाए किसके किसके द्वारा आयोजित किया गया है तो 3 अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण निकायों के द्वारा किया गया है। और ये जो 3 अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण जो निकाय है वो अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग है,
ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इनके सहयोग से जो है ये दिवस मनाया गया है। अगर हम भारतीय मानक संस्थान की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है जनवरी 1947 में किया गया था, और ये जो है आगे चल करके संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, और अधिनियम के द्वारा 1987 में भारतीय मानक ब्यूरो को भी स्थापित किया गया। इसीलिए यहाँ पे जो है एक मानकी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, जिसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1947 में, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा में। जेनेवा क्या है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। यहाँ पे कुछ अन्य दिवस की भी बात कर लेते हैं कि विश्व प्रवासी दिवस दोस्तों मनाया जाता है हर साल जो है। एक तरीके से ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम है, और ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है। एक बार देखा जाए दोस्तों 13 मई को मनाया जाता है, और एक बार 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए 2 बार ये दिवस मनाया जाता है। एक बार 13 मई को मनाया गया था, और अभी हाल में 14 अक्टूबर को मनाया गया था। इस साल जो है जो 14 अक्टूबर को मनाया गया, उसकी थीम क्या है? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ठीक है। ये और यह एक ऐसा दिन है जो प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सेना कमांडो का सम्मेलन आयोजित किया गया था? निम्न में से कहाँ जो है सेना कमांडो का सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। वीडियो को दोस्तों वीडियो आंसर कमेंट करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। ठीक है। तो यहाँ पे सेना कमांडरों का सम्मेलन दोस्तों अभी शुरू हुआ है कल, यानी कि 16 अक्टूबर को शुरू हुआ है, और ये 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इस शीर्ष स्तर पे जो है ये द्विवार्षिक सम्मेलन है, और इसमें भारतीय सेना से संबंधित जो नीतिगत निर्णय है उनके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। 18 अक्टूबर को दोस्तों जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है सम्मेलन में शामिल होंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ लाइनें मैंने जानबूझ के शामिल किया जहां से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप भी कहेंगे कि इतना क्यों मतलब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ जनरल कौन है दोस्तों? अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? मनोज पांडे। और वायु सेना के अध्यक्ष जो है BR चौधरी, उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करें, शामिल होंगे। और साथ ही साथ आपसे ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सरकार के प्रधान वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार सूद हैं, और वो भी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने विषय पर जो है व्याख्यान भी देंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है महत्वपूर्ण नाम है जहाँ से संबंधित आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस लाइन को शामिल किया गया है। सेना के शीर्ष नेतृत्व देखा जाए भारतीय सेना की रणनीतियों से संबंधित तैयारियों की समीक्षा के अतिरिक्त वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श करा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेना कमांडरों का सम्मेलन जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला है किस संस्थान के द्वारा नई उच्च प्रवाह क्षमता क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? तो ये किया गया दोस्तों IIT BHU के द्वारा। ठीक है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU के द्वारा हाल ही में एक नई जो है उच्च प्रवाह क्षमता क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी जो है विकसित किया गया है, जो कि देखा जाए बड़ी मात्रा में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा IIT BHU के द्वारा। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU ने जो है एक नई उच्च प्रवाह क्षमता क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित किया, और ये बड़ी मात्रा में जो है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोड्यूस करेगी। यह हरित हाइड्रोजन, यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस प्रौद्योगिकी ने देखा जाए तो पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के रूप के उपयोग का प्रदर्शन किया है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चूंकि IIT BHU आ गया है तो इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यूपी स्पेशल में IIT BHU हो गया दोस्तों, IIT कानपुर हो गया, तो ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। और मैंने आपसे पहले बताया कि यूपी स्पेशल के एक नोट्स बना लीजिए, जो भी करंट आप यूपी के बारे में पढ़ रहे उनको एक तरफ नोट डाउन करते हुए चला करिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है? तो यहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला ने देखिए सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत करी जा चुकी है। कहाँ से करी है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, चेन्नई से। तमिलनाडु की जो राजधानी दोस्तों चेन्नई से। तो यहाँ पे जो है सागर परिक्रमा की जो 10वां चरण है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो की गई है वो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। कहाँ से किया है? 13 अक्टूबर को किया है, चेन्नई से किया है। ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई से किया है।
जो है सागर परिक्रमा क्या है, ये मछुआरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने के लक्ष्य से शुरू किया गया। जो मछुआरे हैं उनकी क्या जरूरतें हैं, ठीक है, उनके समक्ष क्या चुनौतियां आ रही हैं, उनके लक्ष्य को जानने के लिए सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई है। बात करें दोस्तों, ये जो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है दोस्तों सुजय पर यात्रा की, ठीक है। सुजय सबसे पहले जो है कृष्णापट्टनम में उतरा और जहां मछली भोजन उत्सव जो है था, तो मछली भोजन उत्सव मनाया जा रहा था कृष्णापट्टनम में। और वहीं पे जो है ध्यान रखिएगा, जो 10वीं सागर परिक्रमा जो की जा रही है दोस्तों सुजय जहाज से की जा रही है। 14 अक्टूबर को दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश के जो कृष्णापट्टनम है और नल्लोर जिले में केंद्रीय मंत्री और अन्य जो है गणमान्य व्यक्ति ने दौरा किया और जो है कार्यक्रम में भाग लिया। बात करें दोस्तों जो है सागर परिक्रमा का जो पहला चरण था दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की गई थी 5 मार्च 2022 को किया गया था। कहां से किया गया था, तो गुजरात के मांडवी से किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस परिक्रमा जो है समाप्त हुई थी, ये 6 मार्च को समाप्त हुआ था, पोरबंदर में समाप्त हुआ था, ठीक है, 6 मार्च 2022 को। कार्यक्रम का बेसिकली उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जो मत्स्य पालन है उसके प्रति जो सरकार के द्वारा जो देखिए मत्स्य पालन क्षेत्र को, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में लगे हुए जो किसान हैं उनको सहयोग करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर कई सारी योजनाएं, ठीक है, वो लागू की गई हैं, कई सारे कार्यक्रम लागू किए गए हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों को, इन्हीं योजनाओं को, ठीक है, एक तरीके से जो है इन कृषकों को जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है उसके प्रति जागरूक करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, जानकारी का प्रसार करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और साथ ही साथ देखा जाए तो टिकाऊ संतुलन पर ध्यान देने के साथ जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना, ये जो है बेसिकली सागर परिक्रमा का उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये आपसे, मेंस में भी पूछा जा सकता है आंसर फ्रेमिंग के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पूरा लेख पर अंतरराष्ट्रीय परिषद कांग्रेस 2023 कहाँ शुरू हुई है। तो पूरा लेख पर कहाँ शुरू हुई है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, अबू धाबी में, ठीक है, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी में। तो यहाँ पे पूरा लेख पर जो है अंतरराष्ट्रीय परिषद की जो है कांग्रेस जो है अबू धाबी में शुरुआत की गई। इसकी थीम क्या है दोस्तों, इस सम्मेलन की, इस कांग्रेस की, समृद्ध ज्ञान समाज, ठीक है, ये इसकी थीम है। अंतरराष्ट्रीय पूरा लेख पर जो अंतरराष्ट्रीय परिषद कांग्रेस हुई है उसकी थीम है। कांग्रेस देखा जाए 5 जो है केंद्रीय विषयों पर आधारित थी। पहले तो है शांति सहिष्णुता, दूसरी उभरती प्रौद्योगिकियां, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक समाधान, सतत ज्ञान, सतत ग्रह, अभिलेखागार, रिकॉर्ड और जलवायु परिवर्तन। साथ ही साथ 2 अन्य क्या है, विश्वास और साक्ष्य, पहुंच और यादें। ये जो है 5 विषय हैं जिन पर जो है ये कांग्रेस जो है आधारित थी। ये कांग्रेस का आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के महानिदेशक ने किया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए उनका नाम क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों की किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है लॉन्च किया है। जैसे ये पता होगा कि ये जो नीलगिरी तहर है किस राज्य का पशु है, राज्य पशु है, वो इसका आंसर इजिली कर लेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों एक प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है जो नीलगिरी तहर है उसके संरक्षण के लिए, जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। वहां के जो मुख्यमंत्री यानी कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है दोस्तों एमके स्टालिन, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। 12 अक्टूबर से जो है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की शुरुआत किया है। ये जो है प्रोजेक्ट एक तरीके से जो नीलगिरी तहर है जिसकी आबादी लगातार कम होती जा रही है उसी के संरक्षण के लिए, ठीक है, इसको, इसकी आबादी को, ठीक है, इसके वितरण को, पारिस्थितिकी जहां पे ये रहता है उसकी जो पारिस्थितिकी की बेहतर समझ, नीलगिरी तहर को उसके ऐतिहासिक आवासों में फिर से लाने के लिए जो है, इसी के साथ साथ जो तमिलनाडु की सरकार है उसने 25 करोड़ के परिपक्वता के साथ एक परियोजना की भी शुरुआत की है, ठीक है। इससे क्या होगा इस परियोजना से, तो जो नीलगिरी तहर है उसके प्रति जो है उस प्रजाति के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। चयनित स्थलों पर पर्यावरणीय पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पे वन विभाग ने देखा जाए कोयम्बटूर में एक परियोजना कार्यालय की भी स्थापना की है। नीलगिरी तहर के बारे में बात करें दोस्तों तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ठीक है, चूंकि ये पश्चिमी घाट का, ठीक है, स्थानिक प्रजाति, ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी घाट का स्थानिक प्रजाति। अगर मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना 1 2 2 1 करके,
उसमें ये दे सकता है कि क्या, ये यहाँ पे दे देगा पूर्वी घाट दे देगा, पश्चिमी घाट की जगह पूर्वी घाट दे देगा, जो कि इनकरेक्ट होगा। तो ये पश्चिमी घाट की एक स्थानिक प्रजाति है। अगर हम IUCN के द्वारा जो है जो संकटग्रस्त प्रजातियों की जो लिस्ट सूची जारी की जाती है, रेड लिस्ट जो है, रेड लिस्ट जो जारी की जाती है, उसमें देखा जाए तो थार जो है वो लुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं भारत के जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, उसकी जो अनुसूची 1 के भी तहत इसको संरक्षित किया गया। ध्यान रखिएगा, अनुसूचियां होती है 1, 2, 3, 4, तो उसी अनुसूची के आधार पर उनके संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये अनुसूची 1 में जो है इसको क्या किया गया, संरक्षित किया गया। तो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस में तो अक्सर ये प्रश्न आ जाता है, जैसे ऐसे देगा भारतीय, यहाँ पे जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में आया था, ठीक है, और उसके द्वारा भी अनुसूची जारी किया जाता है, जिसमें अगर तहर की बात करें दोस्तों तो ये अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। आज का लास्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों की 100 मीटर में नया जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। कौन बन गए दोस्तों, ये बन गया मणिकांत, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। तो यहाँ पे जो है 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों किया जा रहा है, बेंगलुरु में किया जा रहा है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। और यहाँ पे जो सर्विसेज के जो मणिकांत होबलीधर है, ध्यान रखिएगा, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, मणिकांत होबलीधर, इन्होंने देखा जाए पुरुषों की 100 मीटर श्रेणी में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, ठीक है, तोड़ करके रिकॉर्ड बुक में इन्होंने अपना नाम दर्ज कर लिया है। चैंपियनशिप के शुरुआती दिनों में युवा धावक का जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसने अपनी जो है बिजली जैसी तेज गति से दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। बहुत तेज इन्होंने थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का जो आयोजन होने वाला है झारखंड में, और झारखंड के रांची में देखा जाए, धुरवा में प्रोजेक्ट भवन में देखा जाए एक जीवन समारोह में जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत सोरेन ने, उन्होंने इस महिला एशियाई जो है चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभंकर को क्या किया है, अनावरण किया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस शुभंकर का नाम दोस्तों क्या है, जूही नाम है, जो कि बेतला नेशनल पार्क, देखिए बेतला नेशनल पार्क झारखंड में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेतला नेशनल पार्क में एक प्यारा सा हाथी है, उसी से ये प्रेरित है, ठीक है। तो आप जूही की तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जूही है ये, और यही शुभंकर है दोस्तों किसकी, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की। इस अवसर पे जब ये शुभंकर का अनावरण किया जाता है तो इस अवसर पे जो है FIH अध्यक्ष जो है दातो तैयब इकराम, हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं पद्मश्री डॉक्टर दिलीप ट्रिकी, इनका नाम ध्यान रखिएगा, टर्की, और इंडिया के जो है हॉकी इंडिया के जो महासचिव हैं भोलानाथ सिंह, और हॉकी इंडिया के जो कोषाध्यक्ष हैं शेखर जे मनोहरन भी मौजूद थे, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एक और न्यूज है दोस्तों, इंग्लैंड के जो है पूर्व कप्तान थे एलिस्टर कुक, इन्होंने देखिए 13 अक्टूबर को 2023 को क्रिकेट के जो सभी प्रारूप है उससे संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने 2018 में ही जो है संन्यास ले लिया था, लेकिन 2023 सीजन तक जो है वो SS के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, और अब इन्होंने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या कर लिया है दोस्तों, संन्यास ले लिया है, संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एलिस्टर कुक जो है ये किस देश के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, तो ये इंग्लैंड के थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि राज्यों में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। किस राज्य में, बिहार में। तो यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा दोस्तों बिहार में। हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स का नया पर्यटन स्थल बना है विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, ये स्टार कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया किसे, नीरज चोपड़ा को किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसे, माइकल डगलस को किया जाएगा। MNGC की महिला और जल संवाद श्रृंखला आयोजित की गई, कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।